वंशानुक्रम क्या है? सीटेट, यूपीटेट, बीएड और बीटीसी में कहाँ से वंशानुक्रम में से क्वेश्चन बनता है? कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक में से बनते हैं सीटेट जैसे एग्जाम में, यूपीटेट, बीएड और बीटीसी जैसे एग्जाम में? इन सारे टॉपिक्स के, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं आज हम। वंशानुक्रम क्या है, वंशानुक्रम कैसे बच्चे के अंदर आता है, किस किस मनोवैज्ञानिक ने वंशानुक्रम के बारे में क्या क्या कहा है, वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन माय यूट्यूब चैनल आदिनाथ क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले आप वीडियो देखने से पहले मैं स्टार्ट करूं उसके पहले आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए चैनल को, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। तो आइए देखते हैं वंशानुक्रम क्या है। साधारणतः अपने माता पिता जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है, ये कहा जाता है और ऐसा होता भी है। देखने में ऐसा आता है। उससे अपने माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। किसके लिए? बालक के लिए। जो उनकी संतान होती है उसमें माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण आते हैं। बालक को न केवल अपने माता पिता से वरन उनसे पहले के पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। इसका मतलब ही वंशानुक्रम है। वंश परंपरा, पैतृकता या आनुवंशिकता भी इसको कहते हैं। बालक में उत्पन्न विशेषताओं के लिए उनके माता पिता को ही उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि उसके सगे संबंधी को भी ठहराया जाता है। बालक के अंदर जो कुछ भी विकसित हुआ है बाय बर्थ, वो सारी चीजें वंशानुक्रम के अंतर्गत आती हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी विचारधारा वंशानुक्रम के संदर्भ में दी है। रूथ वेनेडिक्ट एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा है वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। कौन है? रूथ रूथ बेनेडिक्ट ये कहते हैं कि वंशानुक्रम क्या है? माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुण, उन गुणों का नाम है जो माता पिता से संतान के अंदर आते हैं, वो गुण हैं वंशानुक्रम। वुडवर्थ कहते हैं वंशानुक्रम में वे सभी बातें आती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय ही नहीं वरन गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थीं। मतलब वे सारी चीजें वंशानुक्रम में आती हैं जो जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के टाइम पर, गर्भ के टाइम पर बच्चे के अंदर मौजूद थी। जब वो जन्म से लगभग 9 माह पूर्व उस व्यक्ति में थी, वो सारी चीजें वंशानुक्रम में आती हैं। जेम्स ड्रॉबर कहते हैं माता पिता की विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। जेम्स ड्रॉबर इजी लैंग्वेज में उन्होंने डेफिनेशन दी है वंशानुक्रम की कि माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना, ये वंशानुक्रम है। जे एम थॉमसन कहते हैं कि वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध, जो रिलेशन वहां से शुरू से चला आ रहा है एक वंश परंपरा से, उसको व्यक्त करने के लिए सुविधाजनक शब्द है ये वंशानुक्रम। वंशानुक्रम की धारणा अमूर्त है। एक्चुअल में हम देखें तो ये दिखने में नहीं आता है, मतलब हम इसको फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, बट वंशानुक्रम क्या है इसको हम पकड़ नहीं सकते। अमूर्त है, जान सकते हैं इसको। इसको हम व्यक्ति के व्यवहार एवं विशेषताओं के द्वारा जान सकते हैं। अतः मानव व्यवहार का वह संगठित रूप है जो छात्र में उसके माता पिता और पूर्वजों के द्वारा हस्तांतरित होता है। इसलिए इसको हम वंशानुक्रम कहते हैं। वंश परंपरा से चल करके आ रहा है, इसलिए ये वंशानुक्रम है। तो बात यहाँ पर क्लियर हुई होगी आपको कि वंशानुक्रम क्या है। वंशानुक्रम वो सारी चीजें जो पैटर्नल है, माता पिता से बच्चे के अंदर आई है। एक राइटर ने यह भी कह दिया है कि वो जन्म के बाद नहीं, जन्म के पहले वो विकसित हो गई है। गर्भ अवस्था में जो विकसित हो गया है, माता के पेट में जब बालक रहता है उस टाइम पर जो सारी चीजें पिता और माता के माध्यम से उस बच्चे के अंदर आई हैं, वो सारी चीजें वंशानुक्रम में आती हैं। वंशानुक्रम की प्रोसेस कैसे होती है, प्रक्रिया क्या है? तो मानव शरीर कोषों का योग है। कैसे बना है मानव शरीर? कोषों, सेल्स होती हैं, उन सेल्स का जोड़ है। शरीर का आरंभ केवल एक कोष से होता है जिसे संयुक्त कोष कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम संयुक्त कोष कहते हैं। ये कोष 2, 4, 8, 16 और 32 और इसी क्रम में संख्या में आगे बढ़ता है। संयुक्त कोष दो उत्पादक कोषों का योग होता है। संयुक्त कोष क्या है? दो उत्पादक कोष होते हैं, उनका योग होता है संयुक्त कोष। इनमें से एक कोष पिता का होता है और जिसे पितृकोष, स्पर्म कहते हैं, और दूसरा माता का होता है जिसको मातृकोष या ओवम कहते हैं। तो ये दो चीज हुई
जो संयुक्त कोष है, जो गॉड, ये माता और पिता के दोनों के अलग अलग कोष से मिलकर के बना है। पिता का कोष स्पर्म और माता का ओवम, इन दोनों के मेल से संयुक्त कोष, उत्पादक कोष भी कहते हैं, संयुक्त कोष के समान संख्या में बनते बढ़ते हैं ये। पुरुष और स्त्री के प्रत्येक कोष में कितने 23 और 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 पुरुष के 23 स्त्री के, जिसको हम क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। इस प्रकार संयुक्त कोष में गुणसूत्रों की जोड़े 23 होते हैं, 23 होते हैं, तो जोड़े दो का एक जोड़ा होता है, तो 23 मतलब 23 जोड़े हो गए ये। तो क्रोमोसोम्स के कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, प्रोसेस जो है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 23 जोड़े रूप में होते हैं। गुणसूत्रों के संबंध में मन ने एक इंपॉर्टेंट चीज कही है। अब मन एक साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने कहा है कि हमारी सब असंख्य परंपरागत विशेषताएं इन 40 गुणसूत्रों में निहित रहती हैं। ये विशेषताएं गुणसूत्रों में विद्यमान पितृकों या जीन्स में होती हैं। हमारी असंख्य परंपरागत विशेषताएं जो गुणसूत्रों में निहित होती हैं, और ये विशेषताएं गुणसूत्रों में विद्यमान कहाँ से, जीन्स से आती हैं। जीन्स क्या चीज़ है, अभी हम आगे देखते हैं इसको। अतः हमें संयुक्त कोष, गुणसूत्र तथा पितृक या जीन्स के बारे में जानना आवश्यक है। तो ये संयुक्त कोष क्या है, जीन्स क्या है, गुणसूत्र क्या है, ओवम क्या, ये सारी चीज़ों को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मन ने ऐसा कहा है कि हम असंख्य परंपरागत जो विशेषताएं हमारी 46 गुणसूत्रों में निहित होती हैं, और वो गुणसूत्रों में विद्यमान पैतृक पितृक या जीन्स में होती हैं। तो गुणसूत्र कितने होते हैं, नंबर ऑफ गुणसूत्र, हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो टोटल 46 होते हैं, बट 23 ये जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, और कुल संख्या की बात करेंगे तो 46 गुणसूत्र होते हैं। संयुक्त कोष क्या है, ये गाढ़े एवं तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म का बना होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक नाभिक होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, जिसके भीतर गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं। गाढ़े और तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म का बना होता है, और इसके अंदर नाभिक होता है जिसके भीतर गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या है, प्रत्येक कोशिकाओं के नाभिक में डोरों के समान रचना पाई जाती है, जिनको क्रोमोसोम्स कहा जाता है। जो कोशिकाएं हैं, सेल्स होती हैं, उन सेल्स के अंदर एक डोरे के समान रचना होती है, लाइन की तरह समझे, तो ये क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ये गुणसूत्र सदैव जोड़ों में पाए जाते हैं, जोड़े से होते हैं। एक संयुक्त गुणसूत्र में संयुक्त कोष में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं, जिसमें आधे पिता द्वारा प्राप्त होते हैं और आधे माता द्वारा प्राप्त होते हैं। जिसके गुणसूत्र में छोटे छोटे तत्व होते हैं, जिनको जीन्स कहा जाता है। गुणसूत्रों में छोटे छोटे स्मॉल तत्व होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। तो जीन्स क्या है, गुणसूत्र के अंदर पाए जाने वाले तत्व जीन्स कहा जाता है। ये जीन्स कहाँ से, ये वंशानुक्रम हेरेडिटी से आता है। बच्चे के अंदर जीन्स जो होता है, माता पिता का जो जीन्स होता है, वो बच्चे के अंदर आता है। तो हमने समझ लिया गुणसूत्र क्या है, स्पर्म। तो पिता से स्पर्म आता है और माता से ओवम, इन दोनों को मेल से क्या होता है, संयुक्त कोष बनता है। और संयुक्त कोष जो बनता है, जिसके भीतर होता है, ये गुणसूत्र होते हैं, उसके अंदर साइटोप्लाज्मा का बना होता है ये, और इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र क्या है, कोशिकाओं के नाभिकों के समान रचना पाई जाती है इसमें, और ये जोड़े से होते हैं। इनके अंदर छोटे छोटे तत्व पाए जाते हैं, जिसको हम जीन्स कहते हैं। पितृक जीन्स क्या है, जीन्स की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। एक गुणसूत्र के अंदर वंशानुक्रम के अनेक निश्चयात्मक तत्व पाए जाते हैं, जिनको जीन्स कहा जाता है। एनास्टोसी ने लिखा है कि पितृक ये जीन्स वंशानुक्रम की विशेषताओं का वाहक है, जो किसी न किसी रूप में सदैव हस्तांतरित होता है। मतलब ये कंपलसरी है, ये किसी न किसी रूप में बच्चे के अंदर आएगा ही, पैटर्नल होता है ये ट्रांसफ़र होता ही है। ये वंशानुक्रम की विशेषताओं का वाहक है। इसको किसने कहा, ये एनास्टोसी ने कहा है। अतः माता पिता और पूर्वजों से जन्मजात विशेषताओं के रूप में जो हमें प्राप्त होता है, वो माता पिता के द्वारा प्रदान की गए जीन्स के माध्यम से माँ के गर्भ में जीवन प्रारंभ होने से, उस टाइम ही, जीवन प्रारंभ होने के टाइम ही प्राप्त हो जाता है। जिस समय अंडकोश में निषेचन की क्रिया होती है, उस समय ही जीन्स प्राप्त हो जाता है। ये
स्वतः ही पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। वंशानुक्रम का सिद्धांत और नियम क्या है? लॉ एंड थ्योरीज ऑफ हेरिडिटी। वंशानुक्रम मनोवैज्ञानिकों तथा जीव वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रोचक और रहस्यमय विषय है। यहाँ पर इस पे बहुत रिसर्च हो रही है, मनोवैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। वंशानुक्रम की प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न परीक्षण एवं प्रयोग किए गए हैं। वो इन प्रयोगों के आधार पर विद्वानों ने जो नई नई खोज निकाली हैं, उन खोजों से कुछ सिद्धांत और नियम बनाए गए हैं। वो सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो पहला उन्होंने बनाया है बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। ये बताया है कि इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता। बीज कोष की निरंतरता मतलब बालक का जन्म जिस बीज कोष से हुआ है वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो हमेशा चलेगा। मतलब वो पेटर्नल होता है, पेरेंट से बच्चे के अंदर आता है, फिर बच्चे से उसके बच्चे के अंदर जाएगा, ये चलता रहेगा। इस नियम के प्रतिपादक हैं बीजमैन, मनोवैज्ञानिक हैं ये। बीजमैन बीज कोष का कार्य केवल उत्पादक कोषों जर्म सेल्स का निर्माण करना होता है। ये उत्पादक कोषों का निर्माण करता है। जो बीज कोष बालक को अपने माता पिता से मिलता है उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार बीज कोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता बीज कोष। ये किसने कहा है? बीजमैन ने। इसलिए इनके सिद्धांत का नाम बीजमैन, बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। ये निरंतर चलता रहता है बीज कोष। लेकिन कुछ लोगों ने इनकी आलोचना भी की है। बीएन झा लिखते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता बालक के जन्मदाता न होकर के केवल बीज कोष संरक्षक हैं जिसे वह अपनी संतान को देते हैं। बीज कोष एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को इस तरह प्रकार हस्तांतरित किया जाता है मानो एक बैंक से निकलकर दूसरे बैंक में रख दिया जाता हो। ये मत वंश क्रम की संपूर्ण प्रक्रिया की व्याख्या न कर पाने के कारण अमान्य है। तो बीएन झा ने इस बीज बैन की जो डेफिनेशन है, जो रूल है, उन्होंने दिया है कि बीज हमेशा रहता है, बीज कभी नष्ट नहीं होता, अगली पीढ़ी को हस्तांतरित होता जाता है। तो बीएन झा ने लिखा है कि माता पिता बालक के जन्मदाता न होकर केवल बीज कोष के संरक्षण है वो अपने पास रखते हैं। उस बीज कोष को अपनी संतान को दे देते हैं, फिर संतान अपनी संतान को देती है। ऐसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी बीज हस्तांतरित होता जाता है। तो बीज तो एक बैंक से दूसरे बैंक में रख दिया है। ये वंश क्रम की संपूर्ण जो प्रक्रिया है, तो ये उसकी प्रक्रिया की व्याख्या नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये अमान्य है। ये बीएन झा ने अपना मत इस पर दिया है। तो दूसरा, ये तो पहला सिद्धांत हुआ बीज की निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है हेरिडिटी में समानता का सिद्धांत, समानता का नियम। समानता का नियम ये कहता है कि इस नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। समानता का नियम। सोरेनसन ने लिखा है बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण और मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे भी मंद बुद्धि होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि से भी माता पिता के समान ही होते हैं। ये नियम भी अपूर्ण है, इसका भी काट है इसके लिए, क्योंकि प्राय ऐसा देखा जाता है कि काले माता पिता की संतान कभी कभी गोरी भी होती है, मंद बुद्धि माता पिता की संतान बुद्धिमान भी हो जाती है। इसका मतलब है कि समानता का नियम प्रॉपर वे में फॉलो नहीं हो रहा है, कंपलसरी नहीं है, होता है बट कंपलसरी नहीं है। तो समानता का नियम सोरेनसन ने लिखा है कि बुद्धिमान माता पिता की बुद्धिमान, ये समानता के नियम से चल रहा है, होता है ऐसा, बट ये कंपलसरी नहीं है। कुछ राइटर्स ने इसका अपोज भी किया है, क्योंकि हम देखने में ऐसा आता है कि कुछ बुद्धिमान माता पिता के संतान मंद बुद्धि भी होती है। तो ये हमेशा ठीक 100% सही नहीं बैठता है। विभिन्नता का नियम लॉ ऑफ वेरिएशन कहता है कि बालक अपने माता पिता को बिल्कुल समान ना होकर कुछ भिन्न होते हैं बालक माता पिता से। इसी प्रकार एक ही माता पिता के बालक एक दूसरे के समान होते हुए भी बुद्धि, रंग और स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मतलब एक माता पिता से दो संतान उत्पन्न हुई, दोनों का रंग, दोनों की बुद्धि, दोनों की सोचने की क्षमता, दोनों का स्वभाव, इनमें अंतर भी पाया जाता है। तो भिन्नता का नियम प्रतिपादित करने वालों में डार्विन लेमार्क है। ये विभिन्नता है दोनों बच्चों के अंदर, एक मंदबुद्धि है, एक बुद्धिमान है, एक स्वभाव से अच्छा है, एक चिड़चिड़ापन स्वभाव वाला है, एक गोरा है, एक काला है। ये दोनों में अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि पैटर्नल माता पिता तो एक ही थे, एक ही माता पिता से दोनों की संतान दोनों उत्पन्न हुए हैं, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। ये विभिन्नता का नियम है। इसका प्रतिपादन किया है डार्विन लैमार्क ने। इन्होंने अनेक प्रयोगों और विचारों द्वारा ये प्रकट किया है कि उपयोग न करने वाले अवयवों तथा विशेषताओं का लोप आगामी पीढ़ियों में हो जाता है। नवोत्पत्ति तथा
प्राकृतिक चयन द्वारा वंशक्रमीय विशेषताओं का उन्नयन होता है। इन्होंने ये कहा है कि उपयोग न करने वाले अवयव और विशेषताओं का लोप आगामी पीढ़ियों में हो जाता है। जिन अवयव और विशेषताओं को हम उपयोग नहीं करते हैं उनका ट्रांसफर वो आगे वाली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होती हैं और उनका लोप हो जाता है। नवोत्पत्ति तथा प्राकृतिक चयन द्वारा वंशक्रमीय विशेषताओं का उन्नयन होता है। नवोत्पत्ति के माध्यम से वंशक्रमीय परंपराएं चलती हैं, कुछ नई चीजें भी जुड़ जाती हैं। तो ये कंपलसरी नहीं है कि जैसे माता पिता होंगे वैसा ही बच्चा होगा, मतलब बच्चे दो बच्चे हो रहे हैं एक माता पिता के, दोनों सेम ही हों, दोनों में डिफरेंस हो सकता है। चौथा नियम हेरेडिटी का है प्रत्यागमन का। रूल कहता है प्रत्यागमन का नियम है। ये प्रत्यागमन का मतलब होता है अपोजिट, विपरीत। मतलब जो गुण माता पिता के अंदर हैं वो सारे के सारे गुण बच्चे में नहीं आएंगे। मतलब माता पिता अगर बुद्धिमान है तो उनकी संतान मंद बुद्धि होगी, और अगर माता पिता मंद बुद्धि हैं तो बच्चे की उनकी संतान बुद्धिमान होगी। ये विपरीत नियम है। प्रत्यागमन का नियम ऐसा कहता है कि विपरीत गुण वाले बच्चे उनके जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर विद्वानों ने कुछ धारणाएं भी बताई हैं ऐसा क्यों होता है। तो यदि वंश सूत्रों का मिश्रण सही रूप में नहीं हो पाता है तो विपरीत विशेषताओं वाले बालक विकसित होते हैं। दो चीज होती है, जागृत और सुसुप्त। दो प्रकार के गुण वंश को निश्चित करते हैं, जागृत गुण और सुसुप्त गुण। विपरीत विशेषताएं सुसुप्त गुणों का परिणाम होती हैं। अगर सुसुप्त गुण है तो वंश में विपरीत विशेषताएं आएंगी, जागृत गुण है तो नहीं आएंगी। तो प्रत्यागमन का नियम विपरीत विशेषताओं के सुसुप्त गुणों के कारण का परिणाम होता है। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, पांचवा नियम है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। इसमें कहा है कि माता पिता, इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते। मतलब माता पिता ने जो अर्जित किया है वो गुण संतान को प्राप्त नहीं होंगे, ये ऐसा नियम कहता है। बट इस नियम को अस्वीकार करते हुए विकासवादी लेमार्क ने लिखा, उन्होंने कहा कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले बालकों वाले व्यक्तियों को संक्रमित करता है। ये विकासवादी लेमार्क कह रहे हैं, तो इससे अपोजिशन कर दिया उन्होंने अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। उन्होंने कहा है कि जो माता पिता अपने जीवन काल में जो अर्जित करते हैं बच्चों के अंदर, उनसे उत्पन्न होने वाली संतान के अंदर वो चीज़ें आएंगी। संक्रमण, लैमार्क ने जिराफ की गर्दन का लंबा होना परिस्थिति बस बताया है, लेकिन अब वह वंशानुक्रमीय हो चुका है। लैमार्क के इस कथन की पुष्टि मैकडूगल और पावलोव ने चूहों पर एवं हैरिसन ने पतंगों के परीक्षण करके की है। मैकडूगल और पावलोव ने चूहों पर परीक्षण किया है, हैरिसन ने पतंगों पर किया है, तो उससे इस चीज़ की सिद्धि हुई है। आज के विकास में युग में विकासवाद या अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया जाता है। इस संबंध में वुडवर्थ ने लिखा है कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया ने अपने आधुनिक ज्ञान से संपन्न होने पर ये बात प्राय असंभव जान पड़ती है कि अर्जित गुणों को संक्रमित किया जा सके। जैसे यदि आप कोई भाषा बोलना सीख लें तो क्या आप पितृकों या जीन्स द्वारा इस ज्ञान को अपने बच्चों को संक्रमित कर सकते हैं? इस प्रकार की किसी प्रमाण की पुष्टि नहीं हुई है। तो वुडवर्थ ने यह लिखा है कि ऐसा होना संभव नहीं है। जो भाषा हमने सीखी है वो भाषा हमारे बच्चों को जन्म से ही आएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो जीन्स, भाषा की जीन्स बच्चों में पैदा कर पाएंगे क्या हम? नहीं। हम सिखा सकते हैं आफ्टर बर्थ उनको, लेकिन जन्म से ही उनके अंदर वो भाषा पैदा हो आए, उनको वो सीख कर ही आए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ असंभव है, इसलिए अर्जित गुणों का के संक्रमण का जो नियम है वो फॉलो नहीं होता है, वो ठीक प्रतीत नहीं होता है। वंशानुक्रम में नेक्स्ट नियम क्या है? वंशानुक्रम का अगला नियम है मेंडल का नियम। मेंडल कहते हैं कि वर्ण संकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती हैं। वर्ण संकर का मतलब होता है अलग अलग वर्ण वाले दो व्यक्तियों का मिलना, उससे जो संतान होती है उसको वर्ण संकर कहा जाता है। जैसे माता पिता अलग अलग जाति वाले हैं और वो दोनों मिलते हैं तो उनसे जो संतान जन्म लेती है उसको वर्ण संकर कहा जाता है। उस प्राणी का जन्म वर्ण संकर से होता है। ऐसा प्राणियों में भी होता है, पेड़ पौधों में भी होता है। इस नियम को चेकोस्लोवाकिया ने के मेंडल नामक पादरी ने प्रतिपादित किया है। मेंडल नाम के पादरी थे, उन्होंने प्रतिपादित किया इस नियम को। उन्होंने अपने बगीचे में एक बड़ी और छोटी मटरें बराबर संख्या में मिलाकर के बोई। बड़ी मटर छोटी मटर दोनों को मिलाकर के मिक्स करके बोया। उगने वाली मटरों में सब वर्ण संकर जाति की थी। मेंडल ने इस वर्ण संकर मटरों को फिर बोया
और इस प्रकार उगने वाली मटरों को कई बार बोया। अंत में उसे ऐसी मटरें मिली जो वर्ण संकर होने के बजाय शुद्ध थी। जैसा कि निम्नलिखित रेखा चित्र से देखो, उन्होंने ये बताया कि दो प्रकार की मटर ली, एक शुद्ध बड़ी मटर और उन्होंने शुद्ध छोटी मटर, दोनों को मिलाकर मिक्स करके उन्होंने बोया। तो क्या हुआ, वर्ण संकर हुआ, मतलब जो नई मटर पैदा हुई वो मिक्स रूप में पैदा हुई। उसके बाद फिर उन्होंने उस मटर को बोया, फिर उसके बाद दोबारा से बोया, तो अनेकों बार उसको बोते गए। तो फिर पता क्या चला कि लास्ट में जाकर के देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट निकला आगे चल करके कि शुद्ध मटर 25% हो रही है, बड़ी मटर जो बड़ी बड़ संकट वाली मटर है वो 50% है, और शुद्ध छोटी मटर 25% है। तो इसका मतलब ये है कि शुद्ध बड़ी और शुद्ध छोटी मटर निकल करके आ गई, जो दोनों सबसे पहले हमने बोई थी। तो प्योरिटी यहाँ निकल कर आ गई वर्ण संकर में से। तो वर्ण संकर अगर हो जाता है तो आगे चल करके वो प्योर भी हो जाता है। ये मेंडल का नियम है। इस प्रकार से मेंडल ने चूहों पर भी प्रयोग किए और पूर्व निष्कर्षों को प्राप्त किया। आपने क्या किया था, सफ़ेद और काले चूहों को एक साथ रखा था और उनके समागम से काले चूहे उत्पन्न हुए। फिर वर्ण संकर चूहों को, जो चूहे उत्पन्न हुए उन चूहों को एक साथ रखा गया, तो इनसे सफ़ेद एवं काले दोनों प्रकार के चूहे उत्पन्न हुए। तो मेंडल के प्रयोगों से निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि आगे चल कर के वर्ण संकर जो है वो प्योरिटी में कन्वर्ट हो जाता है। इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, तो उनके निष्कर्ष में कहा गया कि मेंडल का नियम प्रत्यागमन को स्पष्ट करता है, मतलब वो चीज़ रिवर्स होती है। वर्ण संकर प्योरिटी से आया था तो फिर प्योर हो जाएगा वो। बालक में माता पिता की ओर से एक एक गुणसूत्र आता है। दो माता पिता अलग अलग थे, दोनों का एक एक गुणसूत्र बालक में आता है। गुणसूत्र की अभिव्यक्त संयोग पर निर्भर करती है। गुणसूत्र की अभिव्यक्ति जो है वो संयोग पर दोनों का संयोग कैसे हो रहा है इस पर डिपेंड करेगी। एक ही प्रकार के गुणसूत्र अपने ही प्रकार की अभिव्यक्ति करते हैं, एक प्रकार के गुणसूत्र होंगे अपनी अभिव्यक्ति करेंगे, ये तो नेचुरल है। जागृत गुणसूत्र अभिव्यक्ति करता है, सुसुप्त नहीं करता है। कालांतर में ये अनुपात 1:2, 2:4, 1:2, 1:2 हो जाता है, मतलब 1:2 से स्टार्ट हुआ फिर लास्ट में 1:2 हो जाता है। तो यहाँ पर मेंडल ने ये सिद्ध करके बताया है कि वर्णसंकर नष्ट हो जाता है आगे चल करके। बालक विकास पर वंशानुक्रम का इफेक्ट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कि बाल विकास पर वंशानुक्रम का क्या इफेक्ट होता है। तो बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों ने बालक के प्रभाव को रोकने के लिए विभिन्न प्रयोग किए हैं। ये सिद्ध किया है कि बालक का विकास वंशानुक्रम से प्रभावित होता है और वंशानुक्रम निम्न प्रकार से बालक के विकास को प्रभावित करता है। कैसे, तंत्रिका तंत्र की बनावट, स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र में प्राणी की वृद्धि, सीखना, आदतें, विचार और आकांक्षाएं आदि केंद्रित रहते हैं। तंत्रिका तंत्र बालक में वंशानुक्रम से ही प्राप्त होता है। इससे ही ज्ञानेंद्रियां, मांसपेशियां, ग्रंथियां आदि प्रभावित हो रहती हैं। मतलब तंत्रिका तंत्र एक ऐसी चीज, नर्वस सिस्टम है, ये मेन पॉइंट है मानव का। इसमें वृद्धि, सीखना, आदतें, आकांक्षाएं ये सारी केंद्रित यहाँ पर होती हैं। ज्ञानेंद्रियां, पेशियां और ग्रंथियां प्रभावित होती हैं तंत्रिका तंत्र से। छात्र की प्रतिक्रियाएं तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करती हैं, अतः हम बालक के तंत्रिका तंत्र के विकास को सामान्य, पिछड़ा, असामान्य आदि भागों में विभाजित कर सकते हैं। बालक का भविष्य तंत्रिका तंत्र की बनावट पर भी निर्भर करता है। तंत्रिका तंत्र की बनावट कैसी है इस पर निर्भर करता है बालक का विकास। एक सेकेंड, आइए, बुद्धि, बाल विकास में वंशानुक्रम का क्या इफेक्ट होता है, इस टॉपिक को हम देख रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है कि बुद्धि पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि पर क्या होता है, मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों में स्पष्ट किया है कि वंशानुक्रम के द्वारा ही छात्र में बुद्धि आती है। वंशानुक्रम के द्वारा ही बुद्धि आती है। बुद्धि को जन्मजात माना जाता है। स्पियरमैन ने बुद्धि में विशिष्ट एवं सामान्य तत्वों को वंशानुक्रम की देन माना है। दो तत्व बताएं स्पियरमैन ने, सामान्य और विशिष्ट बुद्धि। तो ये जो तत्व हैं दो, ये वंशानुक्रम के माध्यम से आते हैं। बालक की बुद्धि वंशानुक्रम से ही निश्चित होती है, से ही निश्चित होती है। ये ही का मतलब है इससे ही आती, वंशानुक्रम से ही आती है। बुद्धि का विकास वंशानुक्रम के माध्यम से होता है। जैसे माता पिता में बुद्धि होगी, मतलब इसका ये हुआ कि बालकों में भी वैसी बुद्धि होना स्वाभाविक है। मूल प्रवृत्तियों पर प्रभाव। मूल प्रवृत्ति बालक के व्यवहार को शक्ति प्रदान करती है।
इसको हम देख नहीं सकते, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार को देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन सी मूल प्रवृत्ति जागृत होकर के व्यवहार का संचालन कर रही है। मैक्डुगल महोदय ने इसका पता लगाया था और इनको जानने के लिए उन्होंने प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग को भी जोड़ दिया, जो कि मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है। संवेग को देख करके मूल प्रवृत्ति का पता लगाया जा सकता है। आपने ये भी स्पष्ट किया कि ये भी वंश से ही प्राप्त होते हैं, मूल प्रवृत्ति एवं उसके सहयोगी संवेग। तो पलायन एक मूल प्रवृत्ति है, इसका संवेग क्या है? भय। तो भय से पता चलता है, भय को जान करके हम जान सकते हैं पलायन की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर। निवृत्ति, भयभीत होता है तो बच्चा पलायन कर जाता है। घृणा, घृणा आते ही किसी चीज से घृणा पैदा हो जाए तो उसकी निवृत्ति हो जाती है। जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है किसकी? आश्चर्य की। आश्चर्य, आश्चर्य होता है तो जिज्ञासा पैदा होती है। युयुत्सा मूल प्रवृत्ति है किस? क्रोध की। संवेग है इसका क्रोध। और आत्मगौरव जो है इसका संवेग सकारात्मक अनुभूति। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ करके आ जाता है कि मूल प्रवृत्ति किसकी, किस मूल प्रवृत्ति का संवेग क्या है, किस संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या है। ये 5 मैंने यहाँ पर नोट किए हैं, इनको आप रट बिल्कुल याद कर लीजिए अच्छे से। यहाँ से प्रश्न बन जाता है। स्वभाव का प्रभाव, बालक पर स्वभाव का भी प्रभाव पड़ता है। बालक के स्वभाव का प्रकटीकरण उनके माता पिता के स्वभाव के अनुकूल होता है। किसी के माता पिता ज़्यादा गुस्सा करने वाले तो बालक में भी वो सारे इफेक्ट आते हैं, बालक भी गुस्सा करने वाला होता है। बालक के माता पिता मीठा बोलते हैं तो स्वभाव, उसका स्वभाव मीठा बोलने वाला होगा। इसी प्रकार से क्रोधी एवं निर्दयी स्वभाव वाले माता पिता के बालक भी निर्दयी एवं क्रोधी होते हैं। सेल्डन महोदय ने मानव स्वभाव का अध्ययन करके उसको 3 भाग में विभाजित किया है। सेल्डन ने 3 भेद बताए मानव स्वभाव के। विसरेटोनिया उन्होंने कहा है कि स्वभाव के व्यक्ति समाज प्रिय, आराम पसंद, हंसमुख और स्वादिष्ट भोजन में रुचि रखने वाले होते हैं। विसरेटोनिया। सोमेटोनिया दूसरी तरह के हैं। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव जो महत्वाकांक्षी होते हैं, क्रोधी होते हैं, निर्दयी होते हैं, सम्मान प्रिय, सम्मान पाने की प्रतिज्ञा वो रखते हैं, लालसा, दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं आदि विशेषताओं वाले। और थर्ड प्रकार उन्होंने बताया सेरेब्रोटोनिया। इस स्वभाव के व्यक्ति चिंतनशील, एकांत प्रिय, नियंत्रण पसंद रखने वाले और विचारशील होते हैं। तो ये 3 तरह के व्यक्ति हैं। शारीरिक संगठन, माता पिता का जैसा शरीर होगा उसका भी इफेक्ट बच्चों के ऊपर पड़ता है। बालक का शारीरिक गठन बनावट उसकी वंशजों पर निर्भर करती है। कार्ल पियर्सन ने कहा है कि माता पिता की लंबाई, रंग, स्वास्थ्य आदि का प्रभाव बालकों पर पड़ता है। क्रेस्मर मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा है, उन्होंने एक अध्ययन किया और शारीरिक गठन के आधार पर संपूर्ण मानव जाति को उन्होंने 3 भागों में बांटा है। शारीरिक बनावट के आधार पर क्रेसर मनोवैज्ञानिक ने 3 भेद किए हैं व्यक्तियों के: पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक। पिकनिक, इस प्रकार के व्यक्ति का जो शरीर है वो मोटा होता है, कद में छोटे होते हैं, गाल गोलमटोल होते हैं और अधिक चर्बी युक्त होते हैं, सीना चौड़ा लेकिन दबा हुआ, पेट बाहर की ओर निकला हुआ। ये स्वभाव है, ये बनावट होती है पिकनिक तरह के व्यक्तियों की। एथलेटिक होते हैं, एथलेटिक जो होते हैं इनका व्यक्तिगत, इन व्यक्तियों का शरीर शारीरिक क्षमताओं के आधार पर युक्त होता है, जैसे सिपाही और खिलाड़ी इत्यादि। जो क्षमताएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी बनावट होती है। और तीसरे होते हैं एस्थेनिक। एस्थेनिक इस स्वभाव के व्यक्ति जो होते हैं वो दुबले और पतले होते हैं, उनका शरीर शक्तिहीन होता है, ये संकुची स्वभाव के होते हैं। ये लोग किसी भी प्रकार से अन्य लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते, शारीरिक रूप से भी नहीं और मानसिक रूप से भी नहीं। तो ये 3 तरह के व्यक्ति क्रेस्मर ने बताए। व्यवसायिक योग्यता पर भी प्रभाव पड़ता है। बालकों में माता पिता की व्यवसायिक योग्यता की कुशलता भी हस्तांतरित होती है। किसी की माता पिता कोई बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस बालक भी अच्छे से सीख जाता है, अच्छे से, वो जन्म से ही उसके अंदर वो क्वालिटी रहती है। कैटल महोदय ने लिखा है कि 800 कैटल ने 885 अमेरिकन वैज्ञानिकों के परिवारों का अध्ययन करके ये पाया कि उनमें से 2/5 व्यवसायी वर्ग से, 1/2 उत्पादक वर्ग और केवल 1/4 जो कृषि वर्ग के थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि व्यवसायिक कुशलता वंश पर आधारित होती है। उन्होंने ये बताया है, सिद्ध कर दिया है। सामाजिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का। जो लोग वंश से अच्छा चरित्र गुण
अच्छी सामाजिक स्थिति और संबंधी विशेषताओं को लेकर के उत्पन्न होते हैं वे ही सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा भी वंश के माध्यम से प्राप्त होती है। पिताजी को अगर समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है तो बेटे को भी प्राप्त होगी, बशर्ते वो कोई ऐसा वैसा क्राइम ना करे। मतलब पैटर्नल तो आएगी ये चीज़ें, वो आगे चल करके मिटा दे तो एक अलग चीज़ है। विप्सिन महोदय का मत है इस संबंध में कि गुणवान एवं प्रतिष्ठित माता पिता की संतान ही प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। जैसे रिचर्ड एडवर्ड नामक एक परिवार के रिचर्ड एक प्रतिष्ठित नागरिक थे। उनकी संतानें विधानसभा के सदस्य एवं महाविद्यालय में अध्यक्ष आदि प्रतिष्ठित पदों पर आसीन हुए। इससे स्पष्ट है कि सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणीय होती है। तो ये टॉपिक था हमारा वंशानुक्रम का। हमने वंशानुक्रम के बारे में बहुत कुछ जाना, और इस टॉपिक में जो जो भी मैंने अंडरलाइन किया है फ्रेंड्स, उन सभी पॉइंट्स को आप लर्न कर लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट, टेट, बीटीसी और बीएड सभी एग्ज़ाम्स के लिए। इन एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो कम से कम आते ही हैं। एक थॉट मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है, तड़फ होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। हमें अगर कामयाब होना है तो उस कामयाबी के प्रति हमें तड़फ होनी चाहिए। अन्यथा हम सोच तो लेते हैं, हर कोई सोच लेता है कि मुझे ये बनना है, लेकिन उस बनने के लिए हमें जब तक तड़फ नहीं होगी तब तक हम उसके अनुरूप प्रयास और पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, और पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो मेहनत वो रंग कैसे लाएगी, उसका परिणाम भी नहीं मिल पाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल आदिनाथ क्लासेस। इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और मैंने टेलीग्राम पर भी अपना चैनल बनाया हुआ है साइकोलॉजी के नाम से, बीटीसी साइकोलॉजी के नाम से लिंक है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे वहाँ पर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, कुछ अपडेट्स, वहाँ पर कुछ नोट्स पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कराऊँगा, तो उसका भी लाभ आप ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।